बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक मल्हार से पाठ 5 नहीं होना बीमार। इस पाठ की हर एक लाइन को पढ़ेंगे और अर्थ समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक दिन मुझे साथ लेकर नानी जी हमारे पड़ोसी सुधाकर काका को देखने गईं जो बीमार थे। वे अस्पताल में भर्ती थे। अस्पताल जाने का यह मेरा पहला अवसर था। तो यहाँ पर लेखक ने लिखा है कि एक दिन वो अपनी नानी जी के साथ बीमार पड़ोसी सुधाकर काका से मिलने गईं जो अस्पताल में दाखिल थे। उनके लिए अस्पताल जाने का यह पहला अनुभव था। एक बड़े से वार्ड में कई एक जैसे पलंग लाइन से लगे हुए थे। सब पर एक जैसी सफ़ेद चादर और लाल कंबल था। अस्पताल के एक बड़े से कमरे में, वार्ड यानी कमरा, वहाँ बहुत सारे बिस्तर कतार में बिछे थे। सभी बिस्तरों पर एक जैसी सफ़ेद रंग की चादरें और लाल रंग के कंबल रखे हुए थे। सफ़ेद दीवारें, ऊंची छत, खिड़कियों पर हरे पर्दे और फर्श एकदम चमकता हुआ एक पलंग पर सुधाकर काका लेटे हुए थे एकदम पास पहुंचने पर दिखाई दिया। हमें देखकर सुधाकर काका जैसे खुश हो गए। नानी जी ने उनके सिर पर हाथ फेरा और उनके सिरहाने खड़ी हो गई और हालचाल पूछने लगी। यहाँ पर बताया है कि उस कमरे की दीवारें सफ़ेद थीं, छत काफ़ी ऊंची थी, खिड़कियों पर हल्के हरे रंग के पर्दे लगे थे और ज़मीन बहुत साफ़ और चमकदार थी। जब वह उनके करीब पहुँचे तो उन्हें दिखाई दिया कि सुधाकर काका बिस्तर पर लेटे हुए हैं। सुधाकर काका साथ में देखकर उन्हें खुश हो गए। नानी जी ने प्यार से उनके सिर पर हाथ रखा और उनके सिर के पास खड़ी होकर उनकी बीमारी और उनकी सेहत के बारे में पूछने लगी। अस्पताल का माहौल मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। बड़ी बड़ी खिड़कियों के पास हरे हरे पेड़ झूम रहे थे। न ट्रैफिक, न शोरगुल, न धूल, न मच्छर मक्खी, सिर्फ लोगों के धीरे धीरे बातचीत करने की धीमी धीमी गुनगुनाहट, बाकी एकदम शांति। तभी सफ़ेद कपड़ों में एक नर्स आई। नर्स ने नानी जी को देखकर अभिवादन में सिर हिलाया। ये कहा गया है कि अस्पताल का वातावरण लेखिका को बहुत पसंद आ रहा था। वहाँ की बड़ी बड़ी खिड़कियों के बाहर हरे भरे पेड़ हवा में हिलते हुए दिखाई दे रहे थे। ना तो वहाँ गाड़ियों की आवाज़ सुनाई दे रही थी, ना धूल मिट्टी, ना ही मच्छर मक्खी। और वहाँ पर आपस में लोग बहुत धीरे धीरे बात कर रहे थे, इसलिए बहुत हल्की हल्की ही आवाज़ें आ रही थी। चारों ओर पूरी तरह शांति थी। उसी समय सफ़ेद रंग की पोशाक में एक नर्स वहां आई और उसने नानी जी को देखकर सम्मान में अपना सिर हिलाया, यानी कि नमस्ते किया और काका को दवा खिलाई। नानी जी काका के लिए साबूदाने की खीर बनाकर लाई थी। नर्स से पूछा कि खिलाऊं क्या। नर्स के हाँ कहने पर उसके जाने के बाद नानी जी ने चम्मच से धीरे धीरे काका को साबूदाने की खीर खिलाई। काका ने बहुत स्वाद लेकर खीर खाई। क्या ठाठ है बीमारों के भी, मैंने सोचा। ठाठ से साफ सुथरे बिस्तर पर लेटे रहो और साबूदाने की खीर खाते रहो। काश सुधाकर काका की जगह मैं होता, मैं कब बीमार पड़ूंगा। यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि जब नर्स से नानी जी ने खीर खिलाने को पूछा साबूदाने की, तो नर्स ने उनसे खिलाने के लिए कहा और धीरे धीरे काका जी खीर खाने लगे। यह देखकर यहाँ पर लेखक को लगता है कि बीमार होने के भी एक अलग ही मज़े हैं, एक अलग ही ठाठ है। आराम से लेटे रहो और साबूदाने की खीर खाते रहो। तो उसे लगता था लेखक को कि काश सुधाकर काका की जगह वही बीमार होते और उन्हें ये ऐसा लगने लगा कि मैं कब बीमार पड़ूंगा जो मुझे इतनी अच्छी साबूदाने की खीर खाने को और आराम से लेटने को मिलेगा। कुछ रोज बाद एक दिन मेरा स्कूल जाने का मन नहीं किया। मैंने होमवर्क भी नहीं किया था। स्कूल जाता तो ज़रूर सज़ा मिलती। मैंने सोचा बीमार पड़ने के लिए आज का दिन बिल्कुल ठीक रहेगा, चलो बीमार पड़ जाते हैं। मैं रजाई से निकला ही नहीं। नानी जी उठाने आई तो मैंने कहा, आज मैं बीमार हूँ। क्या हो गया। मेरे सिर में भी दर्द हो रहा है, पेट भी दुख रहा है और मुझे बुखार भी है। कुछ दिन बाद लेखक का भी स्कूल जाने का मन नहीं किया क्योंकि उन्होंने होमवर्क नहीं किया था। तो उन्हें लगा अगर होमवर्क नहीं किया है, स्कूल जाऊंगा तो डांट लगेगी, सज़ा मिलेगी। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि चलो आज बीमार ही पड़ जाते हैं। तो रजाई से ही नहीं निकले। नानी जी उठाने आई तो उन्होंने कहा, मैं आज बीमार हूँ। नानी ने पूछा क्या हो गया, तो उन्होंने बताया कि उनके सिर में दर्द है, पेट में भी दर्द है और बुखार जैसा लग रहा है। बच्चे की बात सुनकर नानी जी वहाँ कमरे से बाहर चली गई।
मैं रजाई में पड़ा पड़ा घर में चल रही गतिविधियों का अनुमान लगाता रहा। अब छोटे मामा नहाकर निकले। अब कुसुम मौसी रोज की तरह नाश्ता छोड़कर कॉलेज बस पकड़ने भागेंगी। अब मुन्नू अपना जूता ढूंढ रहा है। अब छोटे मामा ने साइकिल उठाई। अब सब चले गए। अब घर में मैं अकेला रह गया। पता नहीं कब झपकी सी आ गई। तभी नानी जी आई। क्या हो गया, क्या हो गया? तो वो लेटे लेटे अंदाज़ा लगाता रहा बच्चा, और सोचता रहा कि अब घर में क्या क्या हो रहा होगा। उसने अंदाज़ा लगाया कि छोटे मामा नहाकर आ गए हैं। कुसुम मौसी हमेशा की तरह सुबह का नाश्ता किए बिना ही कॉलेज की बस पकड़ने जल्दी जल्दी दौड़ेंगी। मुन्नू स्कूल जाने के लिए अपना जूता ढूंढ रहा है, वो नहीं मिल रहा। छोटे मामा अपनी साइकिल निकाल रहे हैं काम पर जाने के लिए। फिर सब चले जाने के बाद बच्चा अकेला रह जाता है। पता नहीं उसे लेटे लेटे कब उसकी आंख लग जाती है और वो सो जाता है। तभी नानी आकर पूछती हैं और घबराते हुए पूछती हैं कि क्या हुआ, क्या बात हो गई है? बुखार आ गया, मैंने कराते हुए कहा। देखे नाना जी ने रजाई हटाकर मेरा माथा छुआ, पेट देखा और नब्ज देखने लगे। इसी बीच नानी जी भी आ गईं। क्या हुआ? नानी जी ने पूछा। बुखार तो नहीं है, नाना जी बोले। आपको पता नहीं चल रहा? थर्मामीटर लगाकर देखिए, मैंने कहा। मुझे पता था, घर में कोई नहीं है। बच्चे ने बीमारी या दर्द की आवाज़ निकालते हुए कहा कि उसे बुखार आ गया है। नाना जी ने देखने के लिए रजाई हटाई। उन्होंने माथा छूकर गर्माहट जांची, पेट देखा और कलाई की नब्ज टटोलने लग गए। इसी दौरान नानी जी भी कमरे में आई और पूछा क्या हुआ। बच्चे को जांचने के बाद नाना जी बोले कि बुखार तो नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आपको पता नहीं चल रहा, थर्मामीटर लगा कर देखिए। बच्चे ने बीमारी का बहाना बनाते हुए कहा। मुझे पता था घर में कोई नहीं है। थर्मामीटर लगा भी लिया तो देखेगा कौन, पर खुद को बीमार साबित करने के लिए यह चाल अच्छी थी। बहुत ढूंढा गया पर थर्मामीटर मिला ही नहीं। शायद कोई मांग कर ले गया था। फिर नाना जी की आवाज़ आई, ले पुड़िया खा ले। ना चाहते हुए भी मुझे कड़वी पुड़िया खानी पड़ी और काढ़े जैसी चाय पीनी पड़ी। फिर नाना जी बोले, आज इसे कुछ खाने को मत देना, आराम करने दो, शाम को देखेंगे। दोनों चले गए। मैं पता नहीं कब नींद में गुड़प हो गया। कुछ देर बाद जब मेरी आंख खुली तो मुझे बड़ी तेज इच्छा हुई कि इसी समय बाहर निकलकर दिन की रोशनी में अपनी गली की चहल पहल देखूं। देखा जाए कि चंदू भाई ड्राई क्लीनर क्या कर रहे हैं, तेजराम की दुकान पर कितने ग्राहक बैठे हैं, महेश घी सेंटर ने। अच्छा, नाना जी ने जब बच्चा बहाना बना रहा था कि मुझे थर्मामीटर से बुखार नाप कर देखिए, बच्चे को पता था कि वो नाटक कर रहा है। उसे लगा थर्मामीटर मिल भी गया तो कोई नहीं देख पाएगा। उसको बीमार साबित करने के लिए ये उसका बहुत अच्छा बहाना था। घर में थर्मामीटर भी काफ़ी खोजा गया पर नहीं मिला। शायद कोई पड़ोसी मांग कर ले गया था। इसके बाद फिर नाना जी कहते हैं उससे ले पुड़िया खा ले। बच्चा दवा नहीं खाना चाहता था, फिर भी उसे मजबूरी में कड़वी दवा की पुड़िया और काढ़े जैसी चाय पीनी ही पड़ी। नाना जी नानी से कहने लगे कि अब इसे कुछ मत देना, बस आराम करने दो, इसकी तबीयत शाम को दोबारा देखेंगे। और दोनों चले जाते हैं। फिर बच्चा नींद में, गहरी नींद में सो जाता है। कुछ देर बाद जब आँख खुली तो उसका मन करता है कि तुरंत बाहर जाकर गली की रौनक देखे। वह जानना चाहता था कि कपड़े साफ करने वाले चंदू भाई क्या कर रहे हैं, तेजराम की दुकान पर कितने ग्राहक हैं और महेश घी सेंटर पर क्या चल रहा है। मलाई का भगोना आंच पर चढ़ाया या नहीं, और टेलीफोन के तारों पर कितनी चिड़िया बैठी हैं। लेकिन मजबूरी थी, चाहे जितने ऊबे हो लेटे ही रहना है। बच्चा सोच रहा था कि बाहर जाकर देखे कि मलाई का भगोना चढ़ा हुआ है आंच पर या नहीं महेश घी सेंटर के यहाँ, और देखना चाह रहा था कि जो टेलीफोन के तार हैं उन पे चिड़िया कितनी बैठी हुई हैं। लेकिन उसकी मजबूरी थी कि उसे नाटक करना ही पड़ रहा था। कुछ देर इधर उधर की, स्कूल की, दोस्तों की बातें सोचता रहा। फिर लेटे लेटे पीठ दुखने लगी तो उठकर बैठ गया, लेकिन बाहर कुछ आहट होते ही फिर से लेट गया। वह कुछ समय तक स्कूल और अपने दोस्तों के बारे में सोचता रहा। लगातार लेटे रहने से जब उसकी पीठ में दर्द होने लगा तो वह बैठ गया, लेकिन जैसे ही उसे किसी के बाहर चलने की आवाज़ सुनाई दी, वह डरकर फिर से लेट गया ताकि पकड़ा न जाए। नाना जी आए, बोले, अब कैसा है सिर दर्द? मैंने कहा ठीक है, फिर भी एक पुड़िया और खिलवा दिए। अचानक मुझे भूख सी लगने लगी, पर साबूदाने की खीर मिलने की उम्मीद थी तो सुबह ही हत्या हो चुकी थी। अब नानी जी से जाकर क्या कहूँ, भूख लग रही है तो वे क्या करेंगी? ज़्यादा से ज़्यादा यही कि दूध पी ले, या नाना जी से पूछने चली जाएंगी वो कह रहा है भूख लगी है। फिर नाना जी क्या कहेंगे? वही जो सुबह कह रहे थे, तबीयत ढीली हो तो सबसे अच्छा उपाय है भूखे रहना, इससे सारे विकार निकल जाएंगे।
उसे लगा कि नाना जी आकर उससे सिर दर्द की पूछकर उसे एक पुड़िया और खिलवा कर चले गए। फिर वो उसे जब भूख महसूस हुई तो उसे लगा साबूदाने की खीर तो अब मिलेगी नहीं। अब उसने कहा अगर नानी से जाकर कहेगा तो नानी कहे नाना जी से पूछेंगी, नाना जी कहेंगे कि अगर अब तबीयत ही ख़राब है तो सबसे अच्छा है भूखा रहना, इससे सारी बीमारी ख़त्म हो जाएगी। क्या मुसीबत है, पड़े रहो, आखिर कब तक कोई पड़ा रह सकता है। इससे तो स्कूल चला जाता तो ही ठीक रहता, सज़ा मिलती तो मिल जाती। कितना मज़ा आता जब रिसेस में ठेले पर जाकर नमक मिर्च लगे अमरूद खाते कटर कटर। फिर झपकी लग गई, लेकिन भूख के कारण ठीक से नींद भी नहीं आ रही थी और आँख जरा लगती तो खाने की ही चीज़ें दिखाई देती। गर्मा गर्म खस्ता कचौड़ी, मावे की बर्फ़ी, बेसन की चिक्की, गोलगप्पे और सबसे ऊपर साबूदाने की खीर। पता नहीं क्यों साबूदाने की खीर सिर्फ उपवास और बीमारी में ही बनाई जाती है, जैसे गुजिया सिर्फ होली, दिवाली और पंजीरी सिर्फ पूर्णिमा के दिन ही बनाई जाती है। क्यों? क्या ये चीज़ें जब इच्छा हो तब नहीं बनाई जा सकती? कोई मना करता है? इसने बच्चा सोचने लगा कि अरे यार ये क्या हो गया, मेरे पास क्या आफत आ गई। अब तो इससे तो मैं स्कूल चला जाता, कम से कम सज़ा मिलती तो क्या हुआ। वहाँ पर स्कूल के लंच ब्रेक में जाकर उसे नमक मिर्च लगे अमरूद खाने को मिलते। फिर उसकी नींद आई, फिर उसे उस नींद में भी गर्मा गर्म खस्ता कचौड़ी, मावे की बर्फ़ी, बेसन की चिक्की और गोलगप्पे सब दिखाई देने लगे। फिर उसे लगा साबूदाने की खीर सिर्फ बीमारी में ही क्यों मिलती है, जैसे गुजिया सिर्फ होली और दिवाली पर और पंजीरी सिर्फ पूर्णिमा पर ही मिलती है। ये चीज़ें तब क्यों नहीं खा सकते जब मन करता है, क्या कोई मना करता है। हे भगवान, यह तो अच्छी खासी बोरियत हो गई। पूरा दिन कोई कैसे लेटा रहे, और शाम को भी नाना जी बाहर जाने देंगे। सारे बच्चे हल्ला मचाते हुए आंगन में खेल रहे होंगे और मैं बिस्तर में पड़ा हाथ मार रहा होऊंगा। अक्लमंद और बनो बीमार, और आज दिया गया होमवर्क, किससे कॉफ़ी मांगोगे। मैं रुआसा हो गया। पास के कमरे में होती खटर पटर से अंदाजा हुआ कि मुन्नू स्कूल से आ गया। तो क्या 1 बज गया? अब बर्तनों की आवाज़ आ रही है, शायद सब लोग खाना खाने बैठ रहे हैं। मुन्नू एक बार भी मुझे देखने नहीं आया, आया भी होगा तो दबे पाँव आया होगा और मुझे सोया जान लौट गया होगा। वो सोचने लगा। बच्चा परेशान होकर, हे भगवान, यह तो बहुत भारी बोरियत हो गई, पूरा दिन बिस्तर पर कैसे काटूं। फिर उसे शाम की चिंता हुई कि नाना जी फिर उसे शाम को कहीं नहीं जाने देंगे। फिर उसे लगा सारे बच्चे शोर मचाते हुए मैदान में खेलेंगे और वह बिस्तर पर ही पड़ा रहेगा। वह खुद को ताना मारता है कि और बन जाओ होशियार, और करो बीमारी का नाटक। उसे फिर चिंता ये भी हुई कि स्कूल से जो होमवर्क मिला है अब उसे किसकी कॉपी मांगनी पड़ेगी। यह सब सोचकर उसका रोना निकल आया। तभी पास वाले कमरे से कुछ आवाज़ें आईं तो उसे अंदाज़ा लगाया कि उसका भाई मुन्नू लौट आया है। उसने सोचा, क्या 1 बज गया? अब रसोई से बर्तनों की आवाज़ें आ रही थीं। उसे लगा कि सब लोग दोपहर का खाना खाने बैठ रहे हैं। उसने दुख जताया कि मुन्नू उसे एक बार भी देखने नहीं आया, या फिर शायद वह चुपचाप आया होगा और उसे सोता हुआ समझकर वापस चला गया होगा। वो खाना खा रहे हैं, चबाने की आवाज़ें आ रही हैं। देखो, उन्होंने एक बार भी नहीं पूछा कि तू क्या खाएगा। पूछते तो मैं साबूदाने की खीर ही तो मांगता, कोई ताजमहल तो नहीं। बच्चा महसूस कर रहा था कि सब खाना खा रहे हैं, उसे चबाने की आवाज़ें भी सुनाई आ रही थीं। वह मनी मन नाराज होकर कहता है कि देखो, किसी ने आकर मुझसे एक बार भी नहीं पूछा कि क्या खाना है। अगर वो पूछ लेते तो मैं सिर्फ साबूदाने की खीर ही तो मांगता, या कोई बहुत बड़ी कीमती चीज़ जैसे ताजमहल थोड़े ही मांग लेता। लेकिन नहीं, भूखे रहो, इससे सारे विकार निकल जाएंगे। विकार निकल जाएंगे बस, चाहे इस चक्कर में तुम खुद शिकार हो जाओ। आज क्या खाना बना होगा? खुशबू तो दाल चावल की आ रही है। अरहर की दाल में हींग जीरे का बघार और ऊपर से बारीक कटा हरा धनिया और आधा चम्मच देसी घी। फिर उसमें इन्होंने नींबू निचोड़ा होगा। थोड़ा सा इस बीमार को भी दे दे कोई। लेकिन खुशबू तो किसी और चीज़ की ही है। क्या हरी मिर्च तली गई हैं, उसे दाल चावल में मसल कर खा रहे हैं? जब रहा नहीं गया तो मैं रजाई फेंक कर खड़ा हो गया, दबे पाँव दरवाजे तक गया, चुपके से झांक कर देखा। बच्चा सोचने लगा कि मुझे ये लोग कह रहे हैं भूखे रहो, सारे विकार निकल जाएंगे। अरे विकार बीमारियां कहाँ दूर होंगी, इस कहीं मैं ही खुद न मर जाऊं।
फिर बच्चा अंदाज़ा लगाता है कि आज खाने में क्या बना होगा। उसे लगता है दाल चावल की खुशबू आ रही है। वह कल्पना करता है कि अरहर की दाल में हींग जीरे का तड़का लगा होगा, ऊपर से कटी हरा धनिया और देसी घी डाला गया होगा, स्वाद के लिए नींबू निचोड़ा गया होगा। वह तरसते हुए सोचता है, काश कोई थोड़ा सा खाना इस बीमार यानी मुझे भी दे दे। फिर उसे एक खुशबू और आती है। वह सोचता है, क्या हरी मिर्च तली गई हैं, जिसे वे दाल चपाती या चावल के साथ मिलाकर खा रहे हैं। भूख के कारण उससे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है, तो वह रजाई हटाकर चुपके से बिना आवाज़ किए दरवाजे तक जाता है और बाहर झांकता है। हाँ, दाल चावल, तली हुई मिर्च। लेकिन मुन्नू आम चूस रहा था। आम इस मौसम में? जरूर बम्बई वाले चाचा जी ने भेजे होंगे। कैसे चूस रहा है, पूरी गुठली मुंह में ठूसे, जैसे आम कभी न देखे हों। भुक्कड़ कहीं का, पूरा हाथ भी सान रहा है। मैं जलन, गुस्से और कुड़न में पाँव पटकता वापस बिस्तर में आ गया। उस दिन मुझे भूखे पेट रहना पड़ा। सारे विकार निकल गए। बच्चा देखता है बाहर, उसका अंदाजा सही निकलता है। सब लोग सच में दाल चावल और तली हुई हरी मिर्च खा रहे थे। उसने देखा उसका भाई मुन्नू आम खा रहा है। वो सोचता है, इस बेमौसम में आम? जरूर उसके बम्बई वाले चाचा जी ने भेजे होंगे। मुन्नू जिस तरह मज़े से पूरी गुठली मुंह में दबाकर आम खाता है और उसके हाथ गंदे होते हैं, यह देखकर वो बहुत चिढ़ जाता है और मन ही मन अपने भाई मुन्नू को भुक्कड़ कहता है। इसको सबको अच्छा खाना और आम खाता देख बच्चा बहुत ज़्यादा गुस्से से और जलन से भर गया। वह पैर पटकता हुआ वापस बिस्तर पर आकर लेट जाता है। उस दिन नाटक के कारण उसे सचमुच पूरा दिन भूखा रहना पड़ा और तंज कसते हुए कहता है कि सच में ही उसकी सारी बीमारियां दूर हो गईं। इसके बाद स्कूल से छुट्टी मारने के लिए मैंने बीमारी का बहाना कभी नहीं बनाया। बच्चा कहता है, इस घटना से बच्चे को ऐसी सीख मिलती है कि उसने फिर कभी स्कूल न जाने या छुट्टी लेने के लिए कभी बीमारी का झूठा बहाना नहीं बनाया। पाठ यहीं समाप्त होता है। पढ़ाई बने पहचान, हर बच्चा बने महान। धन्यवाद।